भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी युद्ध में अपना योगदान देने की अपील की। कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है, इसी वजह से ना थकना है और ना ही हारना है, सिर्फ जीतना है। पीएम ने इस दौरान कार्यकर्ताओं के सामने कुछ संकल्प भी रखे और उन्हें पूरा करने का निवेदन किया। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने कहा है कि दियों के महाप्रकाश ने देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। हमें न थकना है और न ही हारना है, विजयी होकर निकलना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिखाया गया है कि दल से बड़ा देश है और देश 130 करोड़ लोगों का है। देखिए, प्रधानमंत्री ने बेहद ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी दल से बड़ा देश होता है और ये देश 130 करोड़ लोगों का है। दूसरी बात ये कि हारना नहीं है और ना ही थकना है। कल जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री की अपील में हिस्सा लिया, उसके बाद हम लंबी लड़ाई के लिए एक साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, ये संदेश गया है। और बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने क्या कही है वो हम आपको बता रहे हैं। बस हमें जीतना है, लड़ाई बहुत लंबी है, हमें न थकना है और न हारना है। लड़ाई में विजय पाना हमारे खून में है, ये बात उन्होंने कही है। एक ही मंत्र, सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन। बीजेपी का हर कार्यकर्ता खुद को सुरक्षित रखे, ये बात कही प्रधानमंत्री ने। परिवार को सुरक्षित रख, देश को सुरक्षित रखें। ये 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस हम सबके लिए एक प्रेरणा का अवसर होता है, नए संकल्पों का पल होता है। देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए कृतसंकल्प होने का ये पल होता है। लेकिन इस बार का स्थापना दिवस एक ऐसे कालखंड में आया है जब देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। पूरी मानव जात के सामने एक संकट पैदा हुआ है। चुनौतियों से भरा यह वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार, हमारे समर्पण, हमारी प्रतिबद्धता, इन सब को लेकर के और अधिक सशक्त होकर के प्रशस्त होने का मार्ग तय करता है। साथियों, जनसंघ से दिनों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक 2 संसद वाली पार्टी से लेकर 300 से ज्यादा सांसदों के लिए मिले आशीर्वाद तक पार्टी ने 4 पीढ़ी, अनेक परिवार अपने आप को खपा चुके हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान के अधिष्ठान पर ये पार्टी खड़ी है। प्रारंभिक काल से ही हमें जो मंत्र मिला, संगठन का, समर्पण का, संघर्ष का, सेवा का, और इन सबको एक ही धागे में परोया गया संस्कार। हमें श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे अनगिनत महापुरुषों ने
राष्ट्र प्रथम का आदर्श दिया है। आज भी हमारे बीच में ऐसे ही अनेक महानुभाव हैं, अनेक वरिष्ठ महानुभाव हैं, जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 दशक इसी एक मंत्र को लेकर के जिया है और हमें जीने का सिखाया है। आज उस आदर्श को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का हम सबका दायित्व बनता है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा और समय रहते इसके खिलाफ एक व्यापक जंग की शुरुआत की। भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णय किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का उद्घाटन। कोविड-19 को लेकर एक ऐप भी उन्होंने लॉन्च की है। 544 कम्युनिटी किचन की जियो टैगिंग हो चुकी है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी एक्टिव मोड में नजर आए और कई सारी सौगात प्रदेशवासियों के लिए लेके आए। स्पेशल एक ऐप कोविड को लेकर और उसके बाद हौसला अफजाई तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। वसीम रिजवी ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण से मरे मुस्लिमों के शव को जलाने का आग्रह किया है। कहा है कि बाद में राख को मुस्लिम परिवार को दिया जाए ताकि वो अपने धार्मिक रिवाज से उसे दफना सके। हमने भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मेल के जरिए एक पत्र भेजा है जिसमें कहा है कि देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह लेकर कोरोना जैसी महामारी से मरने वालों का अंतिम संस्कार जलाकर किया जाए। उनमें से जो मुसलमान हो तो उनकी डेड बॉडियों को जलवाकर उनकी राख उनके परिवार वालों को दे दी जाए, वो उन्हें अपने कब्रिस्तानों में दफन करवा लें। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से मरने वाले किसी भी मुसलमान को अगर मुस्लिम धार्मिक रीति रिवाज के साथ में दफन किया जाएगा तो उस डेड बॉडी को नहलाने वाले, दफन करने वाले सभी लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं और जहां दफन किया जाएगा वो भूमि भी प्रदूषित हो सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जाने माने सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ एसजीपीजीआई से आज छुट्टी मिल गई है, लेकिन कनिका को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और 14 दिन का क्वारंटाइन समय बीतने के बाद लखनऊ पुलिस कनिका से पूछताछ करेगी। कनिका के खिलाफ थाना सरोजनी नगर में एक एफआईआर भी दर्ज है। तो कनिका कपूर ठीक हो गई है। छठी रिपोर्ट के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और उसके बाद क्योंकि उन पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो ठीक होकर घर लौट आई हैं। हाँ, एज पर रूल उनको 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो लखनऊ पुलिस 14 दिन बाद पूछताछ करेगी। कनिका कपूर लंदन से मुंबई आती हैं, मुंबई से लखनऊ जाती हैं, फिर कानपुर, फिर लखनऊ हाई प्रोफाइल पार्टीज अटेंड करती हैं क्योंकि होली के बाद उनके कई सारे इवेंट्स होते हैं। होटल्स में पहुंचती हैं और उनके हाई प्रोफाइल पार्टीज में वीआईपी, वीवीआईपी, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, तमाम हमें कहें कि एलीट क्लास के लोग शामिल होते हैं, एमपी एमएलएज तक, मिनिस्टर्स तक। उसके बाद एक सनसनी फैलती है जब वो पॉजिटिव पाई जाती हैं। ट्रीटमेंट चला, कुछ टैंट्रम्स चले और फाइनली वो ठीक हुई हैं। छठी रिपोर्ट आ जाई, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें, एज पर रूल 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और दूसरी बात यह है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कनिका कपूर के खिलाफ कि उन्होंने लापरवाही क्यों की, क्योंकि उनकी लापरवाही की कीमत बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ती, लिहाजा उन पर मामले दर्ज हैं।
अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, कनिका ठीक हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उन्हें अपनी लापरवाही वाली जो आदत थी उसे बदलना होगा। 14 दिन कायदे से आप क्वारंटाइन रहिए और फिर इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कीजिए। ठीक है अजीत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? की आवाज मुझे सुनाई दे रही कि अब जो सवाल आप पूछ रहे थे कि 14 दिन क्वारंटाइन के बाद लखनऊ पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, और पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब 14 दिन का टाइम पूरा हो जाएगा तो लखनऊ पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। वो जो पार्टी में आई थी, जिन जिन पार्टियों में गई थी, अलग अलग 2 FIR लखनऊ पुलिस ने दर्ज किए थे उनके खिलाफ, उन FIR के मुताबिक पुलिस जाएगी और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अभी उन्हें क्योंकि 14 दिन में पूछताछ इसलिए नहीं होगी क्योंकि 14 दिन उन्हें क्वारंटाइन पीरियड पर रखा गया, वो अकेले घर में क्वारंटाइन रहेंगी PGI से डिस्चार्ज होने के बाद। तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कनिका कपूर से पूछताछ की जाएगी, लेकिन 14 दिन बाद की जाएगी और पुलिस वो सब कार्रवाई करेगी जो FIR के साथ पुलिस को करना है। जिन धाराओं में FIR दर्ज किया है उसकी विवेचना की जाएगी और उनसे बाकायदा पूछताछ की जाएगी। अजीत, एक बात और कि ठीक है कनिका ठीक हो गई, ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये कि जो तमाम पार्टीज हुई थी, कुछ पेड भी थी, ऐसी भी खबरें आई, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन, ऑर्गेनाइजर्स कौन थे, क्या उनके उनके स्तर पर लापरवाही हुई, और कनिका पे और कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज है? देखिए, बिल्कुल जहां जहां पार्टी हुई थी उनके खिलाफ भी FIR दर्ज है, इसीलिए उन जगहों को सील कर दिया गया था जहां जहां पार्टियां हुई थी। उस FIR में वो सब चीजें विवेचना का हिस्सा है। और अब चूंकि जो FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई थी धारा 277 के 204 के तहत हुई, यानी साक्ष्य को छुपाना, अपनी जानकारी नहीं देना, संदिग्ध जानकारी को छुपाना, तो कई सारे FIR थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर बलरामपुर से है। महिला BJP जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज हुआ है। फायरिंग करने को लेकर केस दर्ज हुआ है। मंजू तिवारी ने की थी हवाई फायरिंग, दिया जलाने के बाद की थी फायरिंग, फेसबुक पर अपलोड कर दिया था वीडियो। देखिए, केस दर्ज हो गया है। हालांकि एक स्टेटमेंट भी आया था कि अति उत्साह में उन्होंने फायरिंग की है, वो ये कहती नजर आई थी। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कई बार जोश भारी भी पड़ जाता है। जी, निश्चित रूप से यहाँ पे अति उत्साह और जोश ही भारी पड़ा है, और इस तरीके से जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई है, इसको गैर जिम्मेदाराना ही कहा जाएगा कि जब पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, हमारा देश भी जूझ रहा था, और प्रधानमंत्री की अपील थी, और उस अपील में इन्होंने जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक रामाश्रय राय की तरफ से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण और घोर लापरवाही का कृत्य किया गया है। इसी के तहत धारा 286 और आयुध अधिनियम 30 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, और इनके खिलाफ और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कार्रवाई की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप दिया जलाइएगा, मोमबत्ती जलाइएगा, ये बंदूक चलाने लग गई। लॉकडाउन के दौरान भी शराब पीने वाले शराब की जुगाड़ में लगे हैं। ऐसे में दिल्ली से दूध के डिब्बे में शराब की तस्करी का मामला सामने आता है। आरोपी दूध के डिब्बे में शराब भरकर ले जा रहा था। आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन के दौरान चोरों ने शराब की दुकान को अपना निशाना बना लिया। चोरों ने मथुरा के शहर कोतवाली इलाके में स्थित शराब दुकान की छत के एक हिस्से को तोड़ डाला और दुकान में घुसकर हजारों लीटर शराब ले उड़े। उधर हाथरस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। सड़क पर घूम रहे लोगों को कहीं मुर्गा बनाया गया तो कहीं हल्का बल प्रयोग भी किया गया और लोगों को घरों में जाने को कहा गया। चल 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 भोसड़ी के चल, तुम समझे ना। खबर लखनऊ से आ रही है। कठौता झील में दोनों भाइयों की मौत हो गई है। गोताखोरों ने दोनों के शव निकाले हैं। देखिए, दरअसल पूरी खबर यह है कि एक परिवार में विवाद हुआ पति पत्नी में लॉकडाउन की वजह से, और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने आत्महत्या का कदम उठाया। वो जाके झील में कूद जाता है। छोटा भाई पीछे से जाता है, बचाने की कोशिश करता है। अफसोस की बात कि दोनों की जान चली गई। तो ये पारिवारिक विवाद किस तरह से जानलेवा साबित हुआ, ये खबर बताने के लिए काफी है।
तो पत्नी से विवाद हुआ और विवाद कितना बढ़ गया कि जो पति है उसने जान देना ही बेहतर समझा, गया झील में छलांग लगा दी। छोटा भाई जिसे खबर लगी वो पहुंचता है, बचाने की कोशिश करता है, दुर्भाग्य से उसकी भी मौत हो जाती है। आप गोताखोरों को देख रहे हैं, कई घंटे का ऑपरेशन चला। अफसोस कि वो दोनों जीवित नहीं आए। आप देख रहे हैं कि बॉडी जो है वो निकाली गई और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अक्सर झगड़ा बच्चों का होता है लेकिन बड़े लड़ पड़ते हैं। बागपत में बच्चों में हुए खेल के दौरान मामूली विवाद को लेकर एक समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। साथ ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे के मकानों पर पथराव किया और दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। युवती की हालत जो है वो बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। उधर आजमगढ़ में ग्राम प्रधान और उनके गुर्गों की ओर से मनरेगा मजदूरों के पैसे हड़पने के मामले में डीएम के आदेश पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मजदूरों ने आरोप लगाया था कि सरकार ने उनके खाते में जो पैसे भेजे हैं उसे ग्राम प्रधान और उनके गुर्गे मजदूरों को जबरदस्ती ग्राहक सेवा केंद्र ले जाकर अंगूठा लगवाकर वो पैसे उन्होंने हड़प लिए। तकरीबन 95% पैसे ले लिए और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अला सोनू बोला कि मन हाई कौन फोटो हाई बोला जला तू मांगू देना देनी लेके गई नहीं तो हमके साइकिल लिया गई ना वहाँ मुर्गी फार्म गई वहाँ ना रहना देव वाला तो यहाँ गई नहीं रजादेपुर तो वहाँ कढ़ना देना। कितना पैसा काढ़े कितना दिए? 5090 रुपया निकलो अब 500 देना। अब बाकी पैसा क्या किए? अब भगवान प्रधान जाना। आजमगढ़ ब्लॉक के 2 ग्राम प्रधान सालेपुर और पूनापा इनके द्वारा और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र पर मजदूरों से दस्तखत कराकर अंगूठा लगवाकर बैंकों से धनराशि निकलवा के और पूरी धनराशि या 95% धनराशि हड़पने का प्रयास कर रहे थे और धमकी भी दे रहे थे। आज ही मुझे सूचना मिली थी, तत्काल सीडीओ के माध्यम से टीम बना करके हमने जांच कराई और दोनों ग्राम प्रधानों और उनके जो असामाजिक तत्व मददगार थे इस कुकृत्य में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हाथरस में पुलिस ने फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने के मामले में आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। युवक ने फेसबुक पर कोरोना वायरस के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करा था और इसकी वजह से कस्बे में माहौल खराब होने की आशंका पैदा हो गई। इसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया, केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। कोरोना संकट काल में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के सामने नए चैलेंजेस हैं, नई चुनौतियां हैं और इसे निपटने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने ऑनलाइन स्टडीज की शुरुआत की है। देखिए। कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज पिछले कई दिनों से बंद हैं। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ऐसे में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बड़ी पहल की। घर बैठकर स्टूडेंट्स अवसाद में न चले जाएं, लिहाजा यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग ने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की है। विभाग छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहा है। हम करीब 49 दिनों में 31 लाख के लगभग हमारा वेबसाइट पे हिट है। इस तरह से हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने सारे लोगों तक पहुँचे हैं, अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे हैं। हम सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ही कंटेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे से जुड़े हुए बहुत सारे एसोसिएट कॉलेज के स्टूडेंट्स हमसे बेनिफिट ले रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक पे हमारे फैकल्टी द्वारा दिए गए चीज़ों को ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ जिन छात्रों को इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए यूट्यूब चैनल के जरिए लेक्चर भी अपलोड किए जा रहे हैं। डेली में हम लोग क्लासेस भी ले रहे हैं बच्चों के साथ। डेली उनको जो हम लोग का कोर्स का जो सिलेबस रह गया था वो हर यूनिट को हम लोग जूम क्लासेस के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू पूरा कर रहे हैं। उधर राजधानी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 18 कैंपस में भी इन दोनों ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर है। हर क्लास का बाकायदा ऑनलाइन टाइम टेबल भी बनाया गया है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रिंसिपल रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीचर्स से लेसन प्लान्स करती हैं।
पिछले एक हफ्ते से सभी टीचर्स अपने लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स पोस्ट कर रही हैं और बच्चे भी बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे अभिभावकों ने भी हमारी पहल की सराहना की है। CMS ने उनके टाइम को न वेस्ट करने के लिए और उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए हमें गूगल क्लासरूम का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को नोट्स देते हैं, बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी अपडेटेड हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 18 कैंपस में 35,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना हो, इसी वजह से ऑनलाइन लर्निंग का रास्ता तुरंत अपनाया गया। इसके अलावा हमने अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज भी टीचर्स को सिखाई। टैबलेट बेस्ड लर्निंग के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हमारे यहाँ, और उसके अलावा जो है हमने टीचर्स को जो है वो हर तरीके की टेक्नोलॉजीज को एक्सपोज किया। महामारी का दौर अभी लंबा चल सकता है, जिससे बचने के लिए घर में रहना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जारी रहे। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी अपनाना ही समझदारी है। लखनऊ से प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लॉकडाउन के दौरान आग लगने की 2 घटनाओं ने लाखों का नुकसान करा दिया। तस्वीरों के जरिए आप भी देख सकते हैं आग की 2 घटनाएं। पहली तस्वीर फर्रुखाबाद की है, जहां पर रमन्ना गुलजार बाग के जंगल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दूसरी तस्वीर फतेहपुर की है, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने से करीब 11 बीघे में लगी फसल जल गई है। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। तो लॉकडाउन के दौरान भले ही बैंक लोगों से वसूले जाने वाले कर्ज को 3 महीने टालने का दावा कर रहा है, लेकिन ललितपुर में किसान क्रेडिट कार्ड की वसूली के नोटिस लोगों को भेजे जा रहे हैं। किसानों की फिक्र बढ़ गई। एक तरफ देशबंदी की वजह से फसल खेत में खड़ी सूख रही है, ऐसे में बैंक के नोटिस नींद उड़ा रहे हैं। जिले के मेलवारा कला और मेलवारा खुर्द समेत कई गाँव में ये नोटिस दिए गए, जिनमें कर्ज अदायगी नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की बातें कही गई हैं। 2-3 साल पहले किसान कार्ड बनवाओ तो बीच में फसल नष्ट हो गई, और अब जब बंदी हो गई तो कोई किया कर नहीं पा रहा है। फसल ठाड़ी है, हम लोटा से आगा काय में से भरे। झबरा बता क्या समस्या किस जबरा? हाँ, क्या समस्या है? समस्या साहब हम हर साल भरत साल के साल भरत किसान कार्ड, और साहब फिर भी लोटस पहुँचा दो, बंदी चल रही, फसल बिक नहीं रही, कट नहीं पा रही, तो आप काय में संभाले हैं। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप है। इंडोनेशिया मूल का ये नागरिक दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुआ था और इन दिनों प्रयागराज के अब्दुल्ला मस्जिद मरकज में छुप कर रह रहा था। वो मंगलवार को पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। लोगों में युवक भी शामिल था। स्वास्थ्य विभाग ने 11 जमातियों की जांच सैंपल लखनऊ KGMU भेजे और 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 2 की रिपोर्ट पेंडिंग है और 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो लॉकडाउन में जहां पूरा देश कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए घरों में कैद है, तो वहीं समाज का एक ऐसा तबका भी है जो दिन रात समाज की हिफाजत में लगा हुआ है। पुलिस महकमा भी उनमें से एक है। फिरोजाबाद में पेशे से शिक्षक एक महिला ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों की आरती उतारी, उनका हौसला बढ़ाया। कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें खाने की दिक्कतें हो गई हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बहुत से परिवार भूखे सोने के लिए मजबूर हैं और इसी को देखते हुए लखीमपुर खीरी की एक महिला ने बीड़ा उठाया है कि वो अपने इलाके में किसी को भूखा नहीं सोने देंगी। इस मुहिम में इलाके की अन्य महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। आप सभी लोगों से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारी इस मुहिम से जुड़ें और अपने घर से 10 पैकेट जरूर बनवाएं और हमारे वहाँ जमा करें, मुझे फोन करें। हमारा प्रयास और आपका एक छोटा सा सहयोग कई सारे भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकता है और उनको भूखा सोने से बचा सकता है। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए फ्यूमिगेशन टनल यानी सैनिटाइजर रूम बनाया है। जगाधरी वर्कशॉप में ये फ्यूमिगेशनल टनल बनाया गया है। इस सैनिटाइजर रूम में जब
व्यक्ति प्रवेश करेगा तभी फ्यूमिगेशन स्प्रे शुरू हो जाएगा और आउट गेट तक जाते समय पूरा शरीर सैनिटाइज हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।